हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज के वीडियो में हम अपना कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 फ्रॉम 7 क्वेश्चन। जैसा हमने पार्ट 1 में 1 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, आज हम उसके आगे का ट्राई पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं अभी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप जल्दी से देख लो, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। हाउ डिड हर्शी एंड चेस डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रोवाइडिंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट के नेम हमें बताए गए हैं। इन्होंने कहा है कि बताओ कि इन्होंने एक डीएनए को कैसे डिफरेंशिएट किया था, फिर उसके बाद में कैसे कहा कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। तो देखो ये पूरी स्टोरी मैंने लिख के रखी है, बट मैं इस स्टोरी को यहाँ पे नहीं समझाऊंगी दोबारा से, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर्स में जो मैंने वीडियोस अपलोड किया था उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेल डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने क्या लिया था। फॉस्फेट का डीएनए लिया था, फिर सल्फ़र वाला डीएनए लिया था, फिर इसमें प्रोटीन ग्रो कर रहा था, वायरस ग्रो नहीं कर रहा था। ऐसे करके इनकी लंबी स्टोरी जो है मैंने अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन की है। तो आप मेरे लेक्चर को देखो जाके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप वहाँ से आपको देख के सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ठीक है। तो नाउ हम पढ़ते हैं अपना 8th क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रिपीटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। तो रिपीटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? रिपीटिव डीएनए क्या होता है? रिपीटिव डीएनए आर डीएनए सीक्वेंस दैट कंटेन स्मॉल सेगमेंट्स विच आर रिपीट मैनी टाइम्स। क्या होता है? डीएनए के ऐसे स्मॉल सेगमेंट्स जो क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, तो उसको क्या कहते हैं? डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। आप नेम से ही पहचान बना सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए आप मेरे लेक्चर्स को ज़रूर देखो, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए किस में होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तब। इसके मैंने जो भी स्टेप्स थे वो अपनी स्टोरी में, सॉरी, जो मैंने लेक्चर्स अटेंड कर रही थी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। बाकी मैंने थोड़ा यहाँ पे बताया है। आर डीएनए सीक्वेंस डेट कंटेन हाईली रिलेटिव डीएनए। क्या होता है? ये सीक्वेंस होता है, जैसे 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ऐसे करके क्या सीक्वेंस वाइज को ये लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, इसको बोलते हैं रिलेटिव डीएनए। नाउ लेट्स कम टू एमआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे टाइप्स ऑफ आरएनए में, और उनकी वर्किंग भी बहुत अच्छे से समझाई थी अपने लेक्चर्स में। बट यहाँ पे जो हमारा जो मेन थीम है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, वो हम देखते हैं। तो एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और किस प्रोसेस के लिए? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं ये। फिर दूसरा क्या है? टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए एक्ट एज एडिप्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। एम को क्या बोलते हैं? मैसेंजर एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। किसकी तरह? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये किसकी तरह यूज़ होते हैं? ये होते हैं हमारे टेम्पलेट की तरह, ठीक है। तो टीआरएनए क्या होता है? एक्ट एज एन एडिप्टर मॉलिक्यूल दैट कैरीज अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू एमआरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इसमें टीआरएनए में क्या होता है? ये एक ऐसे अमीनो एसिड को कैरी करता है एमआरएनए तक, जिसमें क्या रहता है? सिंथेसाइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड के यूज़ में आता है, ठीक है। ये लीनियर मॉलिक्यूल में होता है। ये शेप इसकी कैसे होती है? लीनियर मॉलिक्यूल होता है, इसकी कैसे? क्लॉव लीफ शेप होती है, ठीक है। तो दो डिफरेंशिएट काफ़ी हैं हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप सेशन। तो मेरे वीडियो को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? डीएनए ऑफ डीएनए का किस में हेल्प करता है? एमआरएनए में। टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए जो हमारा होता है उसको क्या करने के लिए? सिंथेसाइज करने के लिए एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। किसमें? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। उसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड,
ठीक है, mRNA को सिंथेसाइज करने के लिए एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, किसमें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर कोडिंग स्ट्रैंड इज अ सीक्वेंस ऑफ DNA दैट हैज़ द सेम बेस सीक्वेंस एज दैट mRNA। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, सीक्वेंस वाला वर्क होता है इनके अंदर। ठीक है, डेस क्या रहता है, इसमें सेम बेस सीक्वेंस रहता है एज दैट RNA एक्सेप्ट थाइमिन इज दैट इज रिप्लेस्ड बाय यूरेक्सिल। ये हमें पता है कि DNA में थाइमिन होता है और RNA में यूरेक्सिल होता है। ठीक है, जैसे इसमें सीक्वेंस होता है 3:5, इसमें क्या होता है 5:3। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू 9th क्वेश्चन। Now let's come to 9th question. List two essential roles of ribosomes during translation. ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या राइबोसोम्स के इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, मेन रोल है, वो बता पाओगे। तो पहला क्या है, राइबोसोम एक्ट एज द साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। ठीक है, तो राइबोसोम क्या हेल्प करता है, एज अ साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये एक साइट बनाता है जिसमें क्या प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस करता है, और हर एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड, मतलब एक अकेला अमीनो एसिड क्या करता है, वर्क करता है। ये 2 सब यूनिट से मिलके बना है, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। जो स्मॉल वाली होती है वो किस में कॉन्टैक्ट के रहती है, वो MR कॉन्टैक्ट में रहती है एंड फॉर्म्स अ प्रोटीन सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और क्या फॉर्म करती है, प्रोटीन सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है छोटी सब यूनिट, और जहाँ पे बड़ी सब यूनिट क्या होती है, वो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट में हेल्प करती है। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, राइजोसोम्स का 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, और ये एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉलर सब यूनिट इसमें mRNA के कॉन्टैक्ट में आती है और क्या बनाती है, प्रोटीन सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स बनाती है, जहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट होती है वो अमीनो एसिड की बाइंडिंग साइट बनाती है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, राइजोसोम्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, जैसे अमीनो एसिड जो अटैच करता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट। ठीक है, राइजोसोम्स किसकी तरह हेल्प करता है, कैटलिस्ट की तरह। तो ये इसकी जो दो मेन फंक्शन थे, मेन रोल थे, वो मैंने अच्छे से समझा दिए। तो आई होप 9th क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 7th और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया या नहीं। ठीक है, तो नाउ लेट्स 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द मीडियम, ठीक है, इन द मीडियम वेयर ई कॉइल वॉज ग्रोइंग, लैक्टोक वॉज एडेड व्हेन इंड्यूस्ड द लैक ओपनर, देन वाई डज लैक ओपनर शट डाउन समटाइम्स आफ्टर एडिशन ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम। आई होप क्वेश्चन तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि एक मीडियम में जहाँ पे ई कॉइल होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, लैक्टोज को ऐड करते हैं एज ए विच इंड्यूस द लैक ओपनर। ठीक है, क्या वो करती है, लैक ओपनर की तरह हेल्प करती है, लैक ओपनर को इंड्यूस्ड करती है। फिर जहाँ पे तब हम ऐसा क्यों होता है, जब हम लैक ओपनर में क्या करते हैं, कुछ देर के बाद जब हम उसमें लैक्टोज का एडिशन करते हैं मीडियम के दौरान, तो क्या हो जाता है, लैक्टोज शट डाउन क्यों हो जाता है, ये हमें रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न मैं एक्सप्लेन, देख लो आप, पहले मैंने इतना सब आप लोग के लिए लिख के रखा है, वो भी सारा हैंडमेड है, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एक्सप्लेन इस वजह से नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अपने जो वीडियो सेशंस हैं और जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उसमें। ठीक है, आप पहले उसको देखो, उसके बाद में मेरे NCERT सॉल्यूशंस देखो। अगर आपने वो देख लिया है तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि पता है अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती हूँ ना तो भी आपके सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि ये मतलब जो प्रोसेस है लैक ओपनर वाला, इसका फंक्शन में ही ये सब आता है, और इसके बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, पॉइंट्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं जो मैंने अपने लेक्चर्स में बताए हैं। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप पहले चैप्टर को रीड करो, पहले जो मैंने वीडियोस बनाए उसको देखो, उसके बाद में। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा थ्रू माय लेक्चर्स। ओके, देन नाउ लेट्स कम टू 11th क्वेश्चन, द फॉलोइंग
ऑफ दी, हमें क्या करना है, ये जो हमें गिवन है वो हमें अपनी मतलब कि एक्सप्लेन करना है। प्रमोटर टीआरएनए एक्सॉन्स। प्रमोटर इज़ अ रीजन ऑफ डीएनए दैट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर एक जगह होती है, एक रीज़न होता है डीएनए में, जैसे प्रमोटर हो गया, टर्मिनेटर हो गया, एंडिंग पॉइंट हम डीएनए को बोल सकते हैं टर्मिनेटर, स्टार्टिंग बिगनिंग बोल सकते हैं प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर एक ऐसा रीज़न होता है डीएनए में जो क्या करता है, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है। इट सर्व एज द बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए के पॉलीमरेजेस के लिए क्या होता है, एक बाइंडिंग साइट होती है प्रमोटर। ठीक है, तो ये रहा प्रमोटर। टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए इज अ स्मॉल आरएनए दैट रीड द जेनेटिक कोड प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। जैसे कि प्रोसेस क्या होती है हमारी, ट्रांसलेशन के आरएनए से प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो ये क्या करती है, जो एमआरएनए होता है उससे इंफॉर्मेशन को कोड कर लेती है, बिल्कुल प्रिंट आउट जैसा उसमें होता है वैसे ही अपने अंदर कोड करके वो प्रोटीन तक जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए या फिर टीआरएनए। इट कैरीज स्पेसिफिक अमीनो एसिड एमआरएनए ऑन राइबोसोम्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना, एक्सोन्स आर कोटिंग सीक्वेंस। ये क्या होते हैं, कोटिंग के सीक्वेंस होते हैं ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। इन यूकैरियोट्स डैश ट्रांसक्रिप्ट फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, तो आई होप एक्सॉन्स, प्रमोटर, टीआरएनए ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू 12th क्वेश्चन। वाई इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट। ये बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन और अब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें जहाँ से मैं अगर आपको थोड़ी बहुत हिंट वगैरह देती हूँ तो इसके हेल्प से आप ये समझ सकोगे कि इसको हम मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं, इसको सॉरी एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। ओके, इसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं। ओके, नाउ आई गॉट इट कि हाँ यहाँ पे गलत हो रहा था। इसका मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1990 में शुरू हुआ था और कब पूरा फाइनल हुआ था 203 में जाके ये क्या हुआ था, पूरा बना था। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारे जितने भी जीन्स जो होते हैं ना उनके सीक्वेंस को सही से लगाना, उसके बारे में एक एक जीन्स के बारे में स्टडी करना और मतलब उनका डाटाबेस इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, एक एक क्रोमोसोम्स के सीक्वेंस को देखना, इस सब प्रोजेक्ट के अंदर आता है। इस वजह से हम क्या इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, इसलिए इतना टाइम लगा। ये मैंने अपने शॉर्ट में बताया है, मैंने अपने लेक्चर्स में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो अब वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेंशन इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है मैंने अपने लेक्चर्स में बता रखी है, इसके स्टेप्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द वेरिएशन इन various individuals at the level of DNA. It is based on variability and पॉलीमरेज इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि मतलब एक भी क्लू हमारा ऐसा हाथ लग जाता है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द वेरिएशंस इन वेरियस इंडिविजुअल्स। हर एक इंसान के अंदर जो वेरियस चेंजेस आते हैं या फिर गुम हो जाता है कोई इंसान वैसे करके, तो उसकी डीएनए प्रिंटिंग कराई जाती है और ये टेक्निक तब यूज़ होती है। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड होती है, वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमरेज इन डीएनए सीक्वेंस की वजह से। ठीक है, तो ना इसके एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन इसके क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये पैटर्निटी टेस्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कोई रिलेशनशिप में है या फिर जैसे सीरियल्स में होता है, जैसे कि देख लेता हूँ तो बेबी, ये जो कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में जो बेबी है वो किसका है, तो आप इसको पैटर्निटी टेस्ट बोलते हैं। इसके हेल्प से इसकी यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है। फिर डीएनए से क्या मिलता है, वीएनटीआर मिलता है। ठीक है, मैंने इसको अपने चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है। वीएनटीआर से हमें क्या पता चलता है कि ये बेबी किसका है, एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीएनटीआर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्राइम सस्पेक्ट, जस्ट लाइक इन सीआईडी में यूज़ करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। पुलिस में यूज़ होता है, आर्मी सब में होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द कॉमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं
कि ये इसकी एप्लीकेशंस थी जो मैंने बता दी। यहीं पे हमारा चैप्टर का जो सॉल्यूशंस है वो सारे ख़त्म होते हैं। तो आज हमने ये पार्ट भी कर लिया। तो आई होप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। ओके, बाय बाय एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।